ओके। सो लास्ट सेशन में हमने एनजी फॉर और कुछ एक्स्ट्रा कवर नहीं किया ना, दो ही टॉपिक कंप्लीट किए थे, करेक्ट गाइज? आवाज आ रही है? यस सर। यस यस। यस। एनजी क्लास नहीं चालू किया था ना? नहीं। ठीक। अब जैसे हमने एनजी क्लास सॉरी एनजी फॉर किया था, एनजीप का काम क्या है? एनजीप का काम क्या है? कहाँ पे एनजीप यूज करोगे? अरे नींद नहीं हुई क्या? कोई तो बोलो। एनजीप का कोई काम क्या है? कोई चीज को हाइड और शो करना है, इसलिए रिमूव करना है फिर। राइट। डाटा एंट्री में करना एनजी फॉर का कोई चीज को रिपीट करना है तो राइट, कोई एलिमेंट जितने लेट से अपने पास अरे है और उस अरे में जितने एलिमेंट है उतने बार अपना एलिमेंट डायनामिकली बनना चाहिए, राइट। तो अपन एनजी फॉर। अब ये दो सेम चीज जब से अपने पास एंगुलर 17 आया है तो एक नया चीज आया था, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। ओके। अब कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट मतलब जैसे आपको एट द रेट इफ और एट द रेट फॉर, मतलब सॉरी इफ और एल्स, इफ एल्स और फॉर लूप या फिर स्विच केस पता है ना प्रोग्रामिंग से, वैसा सेम आप एचटीएमएल में भी लिख सकते हो। ठीक है। तो वो देखना है अभी, क्योंकि जैसा अपना एनजी फॉर एनजी था ना, सेम चीज है, तो वो पैरेलली हो जाता है दोनों टॉपिक। तो इसको नाम दे रहा हूँ एनजी जनरेट कंपोनेंट कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है। अपना टॉपिक क्या है? कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। ये हमें कब से मिला है? एंगुलर 17 से, जब हमें स्टैंड अलोन कंपोनेंट मिला था। ठीक है। अब कंपोनेंट क्रिएट किया, उसके बाद हमें राउट क्रिएट करना है। कंट्रोल फ्लो। ठीक है। राउट क्रिएट किया, उसके बाद ऑब्वियसली हमें लिंक भी ऐड करना पड़ेगा। सो इसके बाद सेव रन नहीं किया गया। जीएस फोटो 03। ठीक है। अभी अगर मैंने स्ट्रक्चरल ओके नाम चेंज किया, ठीक है, अपना कंपोनेंट ओपन हो रहा है। अब जो अपन ने एचटीएमएल, जो सिनेरियोज अपन ने स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव के टाइम पे देखे थे, वो सारे सिनेरियो फिर से मैं रिपीट करता हूँ, बट अभी कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट से करेंगे। तो मैं सिर्फ एचटीएमएल कॉपी कर रहा हूँ और अपने कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के एचटीएमएल में डाल रहा हूँ, और जहाँ जहाँ पे अपन ने एनजी फॉर और एनजी जो भी यूज़ किया था वो हटा देता हूँ। ये था अपना एनजी फॉर। यहाँ पे लेबल अपन ने डायनामिक क्रिएट किए थे, यहाँ पे एल आई डायनामिक क्रिएट किए थे, यहाँ पे अपन ने बटन डायनामिक क्रिएट किए थे, यहाँ पे अपन ने डिव किया था और उसके अंदर सिटी भी अपना डायनामिक क्रिएट होता, तो पूरा स्ट्रक्चर रिपीट हो रहा था। यहाँ पे अपन ने ड्रॉप डाउन के अंदर ऑप्शन डायनामिक क्रिएट किए थे। यहाँ पे अपन ने फिर से अरे ऑफ ऑब्जेक्ट स्टूडेंट का लिस्ट बनाया था, वो डायनामिक क्रिएट किया था। ये भी हटा देते हैं। यहाँ पे अपन ने टेबल क्रिएट किया था, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सिर्फ कमेंट करके रखता हूँ अभी टेबल वाले चीज को। ठीक है। अब जो जो फंक्शन और वेरिएबल लगेंगे वो भी कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम सिनेरोज है। तो जो अपना एक्चुअल नया चीज़ है वो देखेंगे। सो यहाँ से कॉपी पेस्ट। ठीक है। प्रॉपरली ओपन करते साइड बाय साइड। मॉडल चेक कर लेते पेज ओपन हो रहा है कि नहीं।
ठीक है, पेज वैसे कि वैसा ओपन हो रहा है, अभी कुछ हो नहीं रहा है क्योंकि अपन ने HTML में का पूरा कोड निकाल दिया है। ओके। अब पहला जो सिनेरियो था अपना, कि अपने पास ये वेरिएबल था इस div वन विजिबल। ये div कब दिखाना है? अगर ये बटन पे मैंने क्लिक किया तो ये div दिखाना है, अगर हाइड पे क्लिक किया तो हाइड करना है। तो अपन ने अगर ngip यूज करना है तो ngip कहाँ पे लगाते हैं? जो इस एलिमेंट को अपने को हाइड ऑन शो करना है, रिमूव और कंडीशनली दिखाना है, तो उस div पे लगाते हैं ngip। बट अभी हमें @ if यूज करना है, तो क्या करना है? डायरेक्टली HTML में लिखना है। अब नॉर्मली इफ एल्स कैसे लिखते हो? इफ हो गया, उसके बाद इसमें कंडीशन रहेगी, कर्ली ब्रैकेट हो गया, उसके बाद एल्स रहेगा। ये नॉर्मल अपना प्रोग्रामिंग का एल्स है। शायद आपने एंगुलर पढ़ा होगा, जावा पढ़ा होगा, जावास्क्रिप्ट, .NET, कहीं पे भी कौन सी भी टेक्नोलॉजी रहे, इफ एल्स ऐसे ही लिखते हैं, राइट। अब कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट में क्या है? सिर्फ यहाँ पे लगा देना है, हो गया। तो जो आपको इफ एल्स पता है आपके प्रोग्रामिंग से, वैसा की वैसा आप यहाँ पे भी लिख सकते हो। ठीक है। तो अब ये क्या रहेगी? अपना वेरिएबल। सो इस वेरिएबल में अगर वैल्यू यस है, सो वेरिएबल इज इक्वल टू यस। सो जो अपन ने एनजीप में कंडीशन लिखी थी वो यहाँ पे आ गई। अब अगर ये इफ कंडीशन ट्रू हुई तो अपने को क्या करना है? ये डिव रेंडर करना है। एल्स की जरूरत नहीं है यहाँ पे, मैंने सिर्फ वो एक्सप्लेन करने के लिए बताया था। सो ये डिव कब दिखेगा? अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये इसके अंदर का कोड जो भी होगा वो एग्जीक्यूट होगा। इफ में भी ऐसा ही होता है, अगर वो अपनी कंडीशन ट्रू है तो उसके इफ ब्लॉक के अंदर जो भी पीस ऑफ कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट होता है। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी है। ये अगर कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो इसके अंदर जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। और अपन ये बटन के क्लिक पे अपन ऑलरेडी ये वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, देखो टेस्ट करते हैं। शो हाइड नहीं हो रहा है, देखते क्या कर दिया अपन ने। कुछ एरर भी तो नहीं है? ऑन CD1, अच्छा कैपिटल यस है, दिख रहा है ना। वाई कैपिटल था इसलिए दिखा ही नहीं वो, वाई कैपिटल। अभी अगर मैं शो पे क्लिक करता हूँ, फंक्शन कॉल हुआ, मेरे वेरिएबल की वैल्यू चेंज हुई, डिव दिखा। हाइड पे क्लिक किया, हाइड हो गया। क्लियर है। सो जो काम हम एनजीप से कर रहे थे, एनजीप में क्या कर रहे थे अपन? पर्टिकुलर उस एलिमेंट पे स्टार एनजीप इज इक्वल टू कंडीशन डाले थे। अब वो क्या लिखना है? डायरेक्टली HTML में लिखना है, और इसके अंदर जो भी डिव, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो कौन सा डिव दिखाना है? जो भी एलिमेंट रेंडर करना है वो इसके अंदर। समझा? ये है @ इफ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। समझा क्या? किसी को कुछ डाउट है इसमें? ठीक है। अब दूसरा सिनेरियो क्या है अपना? दो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू। ओके। दो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू अगर सेम है तो मुझे ये ड्यू टू दिखाना है, अदरवाइज हाइड करना है। सेम फिर से @ इफ लिखेंगे, राउंड ब्रैकेट। अब दो वेरिएबल num1 और num2, num1 इक्वल टू num2। अगर ये है तो अपने को ये ड्यू दिखाना है। ठीक है। अब यहाँ पे @else दिखा देता हूँ। सो @else, फिर से यहाँ पे यही डालेंगे, बीजी डेंजर के जगह सक्सेस डालता हूँ मैं। और यहाँ पे बोलूंगा, यहाँ पे लिखता हूँ बोथ नंबर आर सेम, जस्ट कुछ तो भी लिखने के लिए। और यहाँ पे बोलता हूँ नंबर्स आर डिफरेंट। ठीक है। तो देखो हमने क्या किया, दो वेरिएबल है अपने पास, num1 और num2। वही कंडीशन हमने यूज किया यहाँ पे कि अगर num1 और num2 की वैल्यू सेम है तो अपन क्या करेंगे? ये ड्यू दिखाएंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, मतलब ये वाला HTML दिखेगा। एल्स अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो एल्स में जाएगा और एल्स में ये वाला ड्यू दिखेगा। ठीक है। और टेक्स्ट बॉक्स को अपन ने क्या किया है? एनजी मॉडल बाइंड किया, तो टेक्स्ट बॉक्स की जैसी वैल्यू चेंज करेंगे वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है। देखो अभी बाय डिफॉल्ट अपने एक वेरिएबल की वैल्यू 1 2 3 और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू एम्प्टी है, तो वो नहीं दिख रहा है, नंबर आर डिफरेंट दिख रहा है। कलर क्यों नहीं लगा? SS। ठीक है, नंबर आर डिफरेंट वाला जो दिख रहा है। अब अगर मैंने यहाँ पे 1 2 3 लिखा, देखो रेड वाला आ गया, बोथ नंबर आर सेम वाला, मतलब दूसरा ड्यू दिख गया। सो ये है अपना @else, मतलब इफ और एल्स। समझा? अब
एनजीएफ यूज करते समय हमें क्या एक्स्ट्रा चीज करनी पड़ी थी? इनपुट एनजीएफ करना यूज, पड़ेगा था। राइट। एनजीएफ अगर यूज करना है तो तुम्हें इंपोर्ट में एनजीएफ इंपोर्ट करना पड़ता था, बट अभी एलसिप नॉर्मल एट द रेट इफेल्स लिखना है तो कुछ इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। सो इसलिए मूविंग फॉरवर्ड जो भी अभी नए प्रोजेक्ट चालू होंगे, अभी तक हो रहे थोड़े थोड़े अभी, स्टिल मतलब उतना लोग यूज नहीं कर रहे, बट अभी जो भी यूज होगा वहां पे कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट ही यूज होगा। क्या रीजन रहेगा? अभी लोग एनजी फॉर एनजी, एनजी फॉर एनजी फिर अभी भी है, निकाला नहीं एंगुलर ने, बट लोग कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट ही यूज करेंगे। क्यों? इनपुट की वजह से। राइट, क्योंकि तुम्हें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। तुम अननेसेसरी तुम्हारे कंपोनेंट का कोड नहीं बढ़ा रहे हो, कंपोनेंट को लाइट वेट रख रहे हो, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट यूज करते हो तो। क्लियर? हम्म। ओके। सो यस ये सर। सर मतलब यह बेटर वे क्या क्या? ऐसा नहीं है, बेटर वे नहीं है, जैसा वो जैसा काम करता है ये भी वैसा ही काम करता है, बट यहाँ ये अगर यूज करना तो कुछ इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। हम्म, बराबर। तो तुम्हारे कंपोनेंट का कोड कम है ना, कंपोनेंट का लोड कम है, एक लाइब्रेरी तुम कम इंपोर्ट यूज कर रहे हो। क्लियर? क्लियर। ठीक है। अब थोड़ा सा तीसरा सिनेरियो के लिए, अब तीसरा सिनेरियो क्या था अपना, ये चेक बॉक्स वाला, तो फिर से वो सेम ही होगा। अब इसमें क्या करता हूँ मैं, इनपुट टाइप चेक बॉक्स की जगह, चेक की जगह मैं दूसरा वेरिएबल लेता हूँ सिनेरियो। मुझे इफ एल्स का लैडर कैसे लिखते हैं वो देखना है, इसलिए मैं सिनेरियो चेंज कर रहा हूँ। सो इसमें लिखता हूँ डे स्टार्ट कैर कोलन स्ट्रिंग, बाय डिफॉल्ट एम्प्टी रख रहा हूँ। ठीक है। डे स्टार्ट कैर, मैंने नॉर्मल स्ट्रिंग का वेरिएबल बनाया है, वो यहाँ पे बाइंड किया, यहाँ पे भी मैं टेक्स्ट बॉक्स करता हूँ। ठीक है। अपना div 3 वाला, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, स्पैन लेता हूँ, डे मंडे। ठीक है। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। अब मुझे टास्क बताओ कि ये मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स है और ये मेरे पास आउटपुट है, क्या टास्क रह सकता है? क्या टास्क होगा? ये टेक्स्ट बॉक्स है और यहाँ पे ऐसे डे मैंने प्रिंट किया है, क्या टास्क हो सकता है? उसके अंदर डी एंटर करवा के चेक करवाना। देखो, वेरिएबल का नाम क्या है, इधर गया, डे स्टार्ट कैर। कौन से टाइप का हम्म। डेटा रह सकता है इसमें, वेरिएबल के नाम से बताओ। स्ट्रिंग। हाँ ऑब्वियसली डेटा टाइप स्ट्रिंग है, लेकिन वेरिएबल के नाम से आपको उसका पर्पस समझ रहेगा, ये बोल रहा हूँ मैं। अच्छा वो चेक करेगा पहले। स्टार्टिंग डे कौन सा? स्टार्टिंग कैरेक्टर देखो ना, मैंने क्या लिखा, डे हम्म। स्टार्ट कैर, कैर मतलब क्या, कैरेक्टर ना। तो हम्म, इस वेरिएबल में क्या लिखोगे, आपके डे का स्टार्टिंग का कैरेक्टर। मंडे है तो एम, ट्यूसडे है तो टी, वेडनेसडे है तो डब्ल्यू। ओके। सो वो हमने इस टेक्स्ट बॉक्स में बाइंड किया। अब मुझे करना क्या है, अगर मैंने यहाँ पे डब्ल्यू लिखा तो मुझे यहाँ पे सिर्फ ये डे नेम, ये वाला जो है ना स्ट्रक्चर, डे वेडनेसडे ये दिखना चाहिए। एम लिखा तो मंडे दिखना चाहिए। तो यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन है, टी लिखा तो टू थर्सडे दिखना चाहिए। करेक्ट। अब दो दो वर्ड का करना पड़ेगा, क्योंकि थर्सडे में भी टी आता है और ट्यूसडे में भी टी आता है, तो अपने को दो कैरेक्टर लिखने के लिए बोलना पड़ेगा। ठीक है। तो हाँ, अब यहाँ पे कंडीशन, सो एट द रेट इफ, पहली कंडीशन, अगर तुम्हारे वेरिएबल में डे इक्वल टू एम ओ है, मंडे है, एम ओ डाला उसने, तो हमने को क्या करना है, ये स्पैन दिखाना है। उसके बाद अब ये पहला इफ ब्लॉक हो गया, उसके बाद इफ एल्स के लैडर जैसे लिखते थे ना अपन, सो नॉर्मल एट द रेट एल्स इफ, राइट। फिर से अगर कंडीशन लिखना है तो दूसरी कंडीशन, टी यू, ट्यूसडे के लिए यहाँ पे जाएगा अपना ये स्पैन। फिर से अभी ये कंडीशन कॉपी पेस्ट होती जाएगी। ठीक है। यहाँ पे अपने टी यू हो गया, डब्ल्यू ई हो गया, टी एच हो गया, एफ आर हो गया फ्राइडे के लिए, सैटरडे के लिए हो गया, और एक संडे के लिए हो गया। अपन नॉर्मल जब इफ एल्स लिखते थे तो और एक एल्स ब्लॉक होता है क्या इफ एल्स में?
नॉर्मली एल्स ब्लॉक होता है क्या? हाँ। राइट। तो वैसे यहाँ पे भी होता है, सो एट द रेट एल्स, ये फाइनली एल्स वाला ब्लॉक हो गया। इसको कंडीशन नहीं, मतलब ऊपर की एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाइड नहीं हुई तो ये एग्जीक्यूट होगा। ओके। तो यहाँ पे डालता हूँ मैं रॉन्ग एंट्री या कुछ तो भी एंट्री। ठीक है, चेक करते हैं अभी। सर इनपुट का एनजी मॉडल कौन सा है? इनपुट में क्या बोले? ओके सर, जैसे इनपुट आपने वहां पे कंपेयर किया है स्ट्रिंग के साथ, ट्यूसडे को यहाँ पे, टीयू के साथ, यहाँ राइट? पे भी लिखना है कंपेयर ना किया ना सर, तुमने? हाँ। ये डे लिखना है, संडे मंडे ट्यूसडे। अच्छा हाँ, ये चेंज नहीं किया। आप ध्यान में लग गया ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है। ओके। अब देखो, अगर मैंने टेक्स्ट बॉक्स में कुछ भी नहीं डाला है, मतलब ये ऊपर वाली एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई, तो वो कहाँ पे गया? एल्स में। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं एम ओ लिखता हूँ, देखो मंडे प्रिंट हुआ। टी एच लिखता हूँ, थर्सडे प्रिंट हुआ। एस सी ओ लिखता हूँ, संडे प्रिंट हो रहा है। अगर यहाँ पे मैंने कुछ भी डाला तो रॉन्ग एंट्री दिख रहा है। अपार्ट फ्रॉम जो भी मैंने इफ एल्स लिखा है, उसके सिवा अगर कुछ भी है तो यहाँ पे डायरेक्टली एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। क्लियर है सिनेरियो? अगर हमें मल्टीपल इफ एल्स कंडीशन लिखना है तो अपन ऐसे लिख सकते हैं। अब ये चीज एनजीप में नहीं था, तो एनजीप में क्या करना पड़ता था? मल्टीपल इफ ब्लॉक लगाओ, मल्टीपल इफ ब्लॉक पे मल्टीपल मल्टीपल कंडीशन लगाते चलो। राइट। जितने एलिमेंट है तुम्हारे, जितने भी कंडीशनल एलिमेंट दिखाने उतने एलिमेंट बनाओ और उस एलिमेंट पे वैसे लिखो। यहाँ पे थोड़ा सा है ये, एल्सिक लिखो मल्टीपल बार। अब इसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। यही सेम चीज अगर मुझे एनजीप में करनी पड़ती थी, इसका परफॉर्मेंस अच्छा है और उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। कौन बता सकता है क्यों? मैंने क्या बोला? अगर ये सेम चीज मुझे एनजीप से करनी रहती तो ये इतने एलिमेंट मेरे बने हुए रहते और सब पे मेरी एनजीप की कंडीशन लगी रहती, सेम कंडीशन उधर। बट मैं बोल रहा हूँ कि इसका परफॉर्मेंस अच्छा है और उसका एनजीप के साथ अगर ये सिनेरियो अपन ने किया रहता तो उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। क्यों? सर वहां पे मल्टीपल डिव बनाने पड़ने थे, यहाँ पे ठीक है एक ना, तो डिव के यहाँ अंदर ही। नहीं ना, या ये सर दिल छोड़ ये दो, ये लाइट तो है, मल्टीपल वहां पे वो भी बना हैवी हो रहता। जाता क्यों पर? तर ते तर कि प्रत्येक वेळेस आपल्याला चेक करायला लागत होतं. राइट। देखो हाँ हर बार वो यहाँ पे क्या हो चेक रहा है, करेगा। यहाँ पे अगर तुम्हारी ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ये बाकी कंडीशन चेक करने जाने वाला है क्या? नहीं। राइट। बट अगर नहीं। तुम्हारा एनजीएफ है तो हर एक एलिमेंट नहीं। के ऊपर का एनजीएफ फिर से चेक करने गया रहता, तो कहीं ना कहीं टाइम बढ़ा रहता। यस। हम्म. परफॉर्मेंस। समझे? तो इसलिए जब भी अपन हाँ, मल्टीपल स्पीड चेक स्लो करना, है। हाँ, तो ये परफॉर्म अच्छा करेगा। समझा? अब ये क्वेश्चन पूछना चालू हो गया, ये कहीं पे मिलता नहीं है, लेकिन ये अब कॉमन सेंस वाली बात है, तो ये भी क्वेश्चन पूछना चालू, क्योंकि इन दोनों के डिफरेंस में तो कुछ है नहीं, तो यही एक क्वेश्चन बचता है कि कौन सा परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। ओके। वैसे सर परफॉर्मेंस इस में पे जो कंडीशंस लगाई है, इस पे और भी लॉजिक लिख सकते हैं ना, जैसे हाँ, डे स्टार्ट डॉट डॉट कुछ टू भी लिख सको स्मॉल ना, यहाँ पे एंड इक्वल एंड टू। करके और एक कंडीशन लिखो। कितनी भी कंडीशन लिख सकते हैं ना अपन। ओके। पर एक जो ही कंडीशन, डे स्टार कैरेक्टर डॉट टू स्मॉल बनाना हो, जैसे लोअर भी वो कर ऐसे कर सकते, सकते। ओके। लोअर नहीं, हाँ टू लोअर, लोअर केस। ये भी कर सकते हो। ओके। अभी ओके। अपने को क्या करना पड़ रहा है? कैपिटल में ही टाइप करना पड़ रहा है। अब देखो, अभी अगर मैंने एमओ भी लिखा, नहीं चल रहा है क्यों? बाकी क्या है, रिफ्रेश क्यों नहीं हो रहा पेज? पर वहां पे सर आपने वो लोअर की कंडीशन एमओ है। नहीं किया आपने, नहीं नहीं नहीं। छोटा एमओ नहीं किया वहां पे, इफ कंडीशन में यहाँ पे 22 अच्छा, नंबर लाइन पे यहाँ पे। कैपिटल ही है। नहीं, वो तो अपन उसमें हम्म, ठीक है। हाँ ये अभी में देखो, लिखेंगे ना। क्लियर है? समझे? मल्टीपल इफेल्ट्स ऐसे लिखते हैं। अब ये जस्ट सिनेरियो बताने के लिए सिनेरियो मैंने लिया है, बट एक्चुअल प्रोजेक्ट में और कुछ भी सिनेरियो हो सकता है, बट वे यही रहेगा, आपके कंडीशन से यहाँ पे जाएगी। क्लियर?
आगे बढ़े। यस। ठीक है। अब ये हो गया अपना एल इफ एल्स और एल्सिफ की लैडर। अब वैसे ही फॉर लूप के लिए, अब जैसे अपना ये सिटी लिस्ट का अरे था, ओके, इसे अपने अपने पास स्ट्रिंग का अरे था, अब ये मुझे इस लेबल पे चलाना है। तो फिर से जैसे अपन ने इफ एल्स डायरेक्टली एचटीएमएल में लिखा था, वैसे यहाँ पे एट द रेट फॉर लूप राउंड ब्रैकेट। तो मेरे को याद नहीं आता वो कैसे लिखते, तो सर इसमें स्विच केस नहीं होता क्या? सॉरी, स्विच स्विच केस। स्विच केस भी है, वो आगे बताऊंगा मैं। जैसे एनजीप में इधर भी स्विच केस था डायरेक्टिव में, और यहाँ पे भी स्विच केस है, वो बाद में बताऊंगा। ठीक है। सो यहाँ पे फॉर लूप का सिंटैक्स ये है, आइटम ऑफ, ऑफ के बाद आपके क्या जाएगा, आपके अरे का नाम। ठीक है। सो जैसा आपको वहां पे फॉर लूप चलता था ना, वहां पे अपन वेरिएबल बनाएंगे लेस देन इज दैट, वो वैसा नहीं चलता है। अब ये सेम फॉर लूप अपने जावास्क्रिप्ट में है क्या? ऐसा फॉर लूप लिख सकते हैं क्या जावास्क्रिप्ट में? नहीं। पक्का? फॉर लूप वेज इन जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं मे बी। अरे यार जावास, सर उसकी मेथड दिखाएंगे फॉर लूप की। नहीं नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ जावास्क्रिप्ट में अपन नॉर्मली कितने तरीके से फॉर लूप लिखते हैं, ये एक हो गया, राइट। दूसरा है फॉर हम्म। ईच, ये है ना। हम्म। इधर है फॉर ईच, और डू वाइल भी एक है। डू वाइल नथिंग बट फॉर लूप है ना। हम्म। वाइल भी है। इधर है फॉर ईच, क्यों नहीं दिखा रहा है? अरे फॉर ईच क्यों नहीं दिखा रहा है? फॉर ईच रहता है ना, पता है ना, हाँ। राइट। तो वैसे ही अपने पास फॉर लूप का भी सिंटैक्स आ चुका है जावास्क्रिप्ट में। अब वहाँ पे थोड़ा सा सिंटैक्स अलग था, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, बट नियर अबाउट वो सेम है। तो जैसा अपन प्रोग्रामिंग में फॉर लूप चलाते हैं, ये वैसा ही है, सिर्फ सिंटैक्स थोड़ा सा अलग है। सो आइटम ऑफ, ये आपके लोकल वेरिएबल, जैसे अपन वहाँ पे वैर इंडेक्स लिखते थे ना, वैसे ये आइटम ऑफ आपके अरे का नाम। ओके। अरे का नाम क्या हो गया? सिटी लिस्ट। इसके अंदर आपको जो एलिमेंट इटरेट करना है वो डाल दो, फिर से वो बाकी चीजें वैसे ही रहेगी, इंटरपोलेशन और वो। अब यहाँ पे क्या यूज करूंगा? सिटी नेम चलेगा क्या? सिटी नेम चलेगा क्या यहाँ पे? सिटी नेम क्यों एरर दे रही? डिक्लेयर यहाँ पे क्या नाम दिया मैंने? आइटम। 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 तो आइटम यूज करना आइटम पड़ेगा, डॉट करेक्ट। सिटी नेम। नहीं ना, डॉट क्यों यूज करेंगे? सिटी लिस्ट क्या है? स्ट्रिंग का आ रहा है ना। डॉट कब यूज करते हैं अपन? जब अपने पास ऑब्जेक्ट है तब। ओके। आइटम में क्या है? डायरेक्टली अरे एलिमेंट में क्या है तुम्हारे पास? वैल्यू ही है ना, स्ट्रिंग। तो क्या यस डॉट, यस। राइट। देखो हो गए लेबल अपने क्रिएट। वैसे ही अपन ने यहाँ पे एल आई क्रिएट किया था, फिर से एट द रेट फॉर लूप सिटी लिस्ट, ये ले लो सिटी, यहाँ पे प्रिंट कर दो सिटी। आया? वैसे ही बटन सेम चीज रहेगा, सिर्फ अभी स्टूडेंट लिस्ट में अरे में थोड़ा सा चेंज होगा। चेंज भी नहीं, सिर्फ कैसे लिखते हैं वो दिखा रहा हूँ मैं। ये इसको अनकमेंट करते हैं। ठीक है। अब मैं दो फिलहाल यहाँ पे बता देता हूँ। ये एनजी फॉर यहाँ से निकलेगा, यहाँ पे जाएगा एट द रेट फॉर लूप में स्टूडेंट लिस्ट, ये पूरा टीआर जाएगा अपने फॉर लूप के अंदर। जो भी चीज़ रिपीट करना है वो फॉर लूप के अंदर। ठीक है। अब नॉर्मल एनजी एनजी फॉर्म में अपने को सीरियल नंबर वेरिएबल बनाना पड़ता था, तो यहाँ पे देखो ये डॉलर इंडेक्स जो है ना, ये डायरेक्टली दे देता है तुमको। तो यहाँ पे सीरियल नंबर यूज करूँगी। ओके। वेरिएबल का नाम चेंज कर दो, आइटम की जगह स्टोर कर देता हूँ। ओके। इसके अंदर भी अपन ने एट द रेट इफ लिखा था ना, तो इसके जगह फिर से इफ लिखते, और ये कंडीशन जाएगी यहाँ पे, ये अपन ने स्टूडेंट एक्टिव है कि नहीं उसके लिए किया था, तो ये अपनी कंडीशन यहाँ पे जाएगी। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये स्पैन देखेगा, यहाँ से एनजिप निकल जाएगा अभी, या ऐसे ही यहाँ पे दिख रहा है ना अभी।
अभी देखो, अगर ये अपने पास एनजीफ है तो ये दोनों लाइन 2 बार एग्जीक्यूट हुई रहती, ये भी फिर से इवेल्युएट हो रहा था, ये भी फिर से इवेल्युएट हो रहा था। बट वही सेम चीज अगर एट द रेट इफ एल्स के साथ करते हैं, तो ये इफ एक बार, अगर इफ एक बार एग्जीक्यूट हो गया तो वो एल्स चेक करने जाने वाला है क्या? तो तुम्हारा एक ही बार कोड एग्जीक्यूट हुआ, जो मैंने बताया ना परफॉर्मेंस वाला। ओके, समझे ना? इसलिए ये थोड़ा सा फास्ट है। ठीक है, यहाँ पे क्या था अपना, लो दिखाना था। सो एट द रेट इफ कंडीशन क्या रहेगी, जो अपनी कंडीशन है ये वाली कंडीशन यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे जाएगी, और क्या है अपना, यहाँ पे एनजी फॉर है, तो यहाँ पे फिर से एट द रेट फॉर लूप, स्टूडेंट डॉट कॉन्टैक्ट नंबर में मल्टीपल कॉन्टैक्ट नंबर आ रहे थे, तो वो जाएगा यहाँ पे एल आई के अंदर, यहाँ का एनजी फॉर निकाल देंगे। ठीक है, चेक करते कि सेम अपना टेबल दिख रहा है कि नहीं। कहीं पे तो भी ब्रेक हुआ, देखो अंकित के बाद ब्रेक हुआ, अंकित को क्या है दिख रहा है ना, ब्रेक हुआ ना, बाकी प्लॉट नहीं हुए, तो यहाँ तक प्रॉपरली हुआ। अंकित के मोबाइल नंबर में कुछ तो भी गड़बड़ है। सर वहाँ पे जो इंडेक्स वैल्यू दिया है वो हटाना पड़ेगा सर। हाँ, यहाँ पे स्ट्रिंग देखो, अपन ने उस दिन टेस्ट कर रहे थे ना अपन, तो अपना ब्रेक हुआ था, यहाँ पे स्ट्रिंग में डाला है राइट, तो इसको एम्प्टी अरे कर देते हैं। ओके, आ गया अभी एने एने, तो सेम फॉर लूप चला। क्लियर है सबको ये? जैसा उधर था वैसा ही, सिर्फ वहाँ पे अपन एचटीएमएल एलिमेंट पे ऊपर से एनजी फॉर लिखते थे, यहाँ पे एचटीएमएल के बाहर एलिमेंट के ऊपर नहीं लिखते। और फॉर लूप के अंदर जो भी आपको एलिमेंट या स्ट्रक्चर आपको रिपीट करना है वो फॉर लूप के अंदर चला जाएगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब फिर से मैं एनजी फॉर के पास जा रहा हूँ। अब ये मेरा एनजी फॉर था, मुझे क्या करना है, क्या हो गया? स्ट्रक्चरल। ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या करना है, अगर ये जो इसमें से इवन ऑड वाले जो टीआर रहते हैं, इवन ऑड मिलता है कि नहीं मिलता है पता नहीं, फर्स्ट और लास्ट देख लेते पहले। सो मुझे क्या करना है, जो फर्स्ट रिकॉर्ड है उसके लास्ट वाले टीडी को कुछ बैकग्राउंड कलर लिखना है, मतलब यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर लगना चाहिए और लास्ट वाला जो है वहां पे एक बैकग्राउंड कलर लगना चाहिए। सिनेरो समझो, मुझे क्या करना है, पहले रो में जो लास्ट वाला टीडी है ना उसको बैकग्राउंड कलर लगाना है, और लास्ट वाले रो के लास्ट वाले टीडी को बैकग्राउंड कलर लगाना है। यहाँ पे बीजी डेंजर लगाना है और यहाँ पे बीजी सक्सेस लगाना है। कैसे पता चलेगा फर्स्ट फर्स्ट रो है कि लास्ट रो है, फर्स्ट रो का लास्ट टीडी है कि नहीं? लास्ट टीडी तो पता चल जाएगा तुमको, ये लास्ट टीडी है राइट। उसमें सर फर्स्ट और लास्ट करके इंडेक्स आता है। ओके, सो जैसे ये अपने पास इंडेक्स प्रॉपर्टी है ना फॉर लूप में, जिससे अपने को इंडेक्स मिलता है, वैसे ही और दो प्रॉपर्टी है, कॉमा लेट इज फर्स्ट वेरिएबल बना रहा हूं मैं, ठीक है, इज इक्वल टू इसमें क्या स्टोर करेंगे, फर्स्ट। दूसरा वेरिएबल लेट इज लास्ट इज इक्वल टू लास्ट। सो जैसी ये इंडेक्स प्रॉपर्टी थी ना वैसे ही फर्स्ट प्रॉपर्टी और लास्ट प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब देखो मैं इस वेरिएबल को प्रिंट करके दिखाता हूँ। ये ड्यू में हाइफन हाइफन करली ब्रैकेट में इज फर्स्ट प्रिंट किया, उसके बाद डबल कोलन के बाद दूसरे इंटरपोलेशन में इज लास्ट प्रिंट कर रहा हूँ। प्रॉपरली ध्यान दो अभी। ये देखो, ये पहला रिकॉर्ड है, इसमें देखो पहला वेरिएबल ट्रू आया, दूसरा वेरिएबल फॉल्स आया, फिर बीच वाले में सब फॉल्स आया, फिर लास्ट वाले में देखो लास्ट वाला ट्रू आया और पहला वाला फॉल्स आ गया। अब पता चल गया कौन सा फर्स्ट रिकॉर्ड है और कौन सा लास्ट रिकॉर्ड है। जिस जहां पे आपको ये वेरिएबल ट्रू मिलेगा दैट मीन्स दिस इज फर्स्ट वेरिएबल, फर्स्ट क्या बोलते हैं उसको, एलिमेंट। जहां पे लास्ट वाला वेरिएबल ट्रू मिल गया दैट इज लास्ट, और बीच में दोनों ऑब्वियसली ये फर्स्ट नहीं ये लास्ट में, तो दोनों वेरिएबल फॉल्स आएगी। सो एनजी फॉर्म में फर्स्ट रिकॉर्ड है कि लास्ट रिकॉर्ड है ये पता चलता है फर्स्ट और लास्ट प्रॉपर्टी से। क्लियर? समझे क्या?
यस सर। ओके, तो मैंने क्या बोला, कंडीशन लगाना है। सो लेट्स से या फिर दो टीडी ले लेते फिलहाल, क्योंकि अपना एनजी क्लास हुआ नहीं है। सो एट द रेट इफ, अगर ये वेरिएबल ट्रू है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, ये ईडी उठाता हूँ, बट इसको क्या करूँगा, क्लास लगा दूंगा, क्लास बीजी सक्सेस, ठीक है। और एट द रेट एल्स में, अब यहाँ पे फिर से मुझे लास्ट वेरिएबल कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये ट्रू नहीं है मतलब नहीं, अभी गड़बड़ होगा। क्यों गड़बड़ होगा, अभी इमेजिन करो, ये मैंने इफ लिखा, मैंने क्या बोला कि इफ लिखा, अगर ये वेरिएबल ट्रू है तो फर्स्ट वाला है तो ये चलेगा, ठीक है। बट अपने को क्या करना है कि लास्ट वाला है तो ही मुझे ये दूसरा ड्यू लिखना है और उसको कंडीशन देना है, क्लास लगाना है दूसरा वाला, ठीक है। यहाँ पे क्लास लगा देता हूँ मैं, क्लास बीजी हाइफन डेंजर। मेरे को बताओ ये चलेगा क्या, अपने को जो करना है वो, इफ लगाना पड़ेगा। राइट, क्योंकि होगा क्या लास्ट। अभी, ये पहले इसके लिए बराबर चलेगा, उसके बाद सारे इसको एलसी करेगा, क्योंकि अपन ने कंडीशन नहीं डाला। देखो पहला चल गया, बाकी सबको दिया, लेकिन अपने को क्या चाहिए, इसी इसको लगना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे एलसी लगाना पड़ेगा, क्योंकि कंडीशन भेजना है अपने को। कब, जब ये वेरिएबल है ट्रू तभी। अभी भी चलेगा कि ब्रेक होगा, एक एल्स चाहिए होगा। राइट, फिर से एक एल्स चाहिए ना, विदाउट बैकग्राउंड कलर वाला। ओके, सो जैसे आप कोड लिखते हो ना, आपको इमेजिनेशन आना चाहिए, हर बार आप सेव करके टेस्ट नहीं कर सकते। जब आप आई डोंट नो कोई काम कर रहा होगा ऑलरेडी, उनको पता होगा, जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं ना, कभी कभी, अब मैंने इटली का बैंक है इंटेसा, उनका इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, जब वो क्या था, एंगुलर 14 था शायद, मैंने काम किया था तब, ठीक है। तो वो प्रोजेक्ट तुमने एक बार सेव किया तो वो कंपाइल होने के लिए ऑलमोस्ट 10 मिनट लगते थे। लेट्स से तुमने ये, अभी अगर यही सिनेरियो कर रहा रहता, मैंने इफ लिखा, सेव किया, 10 मिनट वेट किया, चेक किया, अरे यार नहीं हुआ, मेरा कंडीशन ब्रेक हो गया, फिर से एलसिफ लिखा, तो इफ पहला और लास्ट वाला आया, 10 मिनट रुका मैंने, लास्ट वाला, बीच वाले आए ही नहीं, फिर से मुझे याद आएगा, अरे यार एल्स तो लिखा नहीं। सो जब लिखते हो ना, तब तुम्हें इमेजिनेशन, तुम्हारा आउटपुट ऐसे ही तुम्हारे दिमाग में बनना चाहिए, क्या सिनेरियो ब्रेक हो सकता, क्या नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे जैसे ही सेव किया पट से तुम्हारा प्रोजेक्ट लोड होगा, ऐसा नहीं रहता बड़े प्रोजेक्ट में, क्योंकि बहुत सारे ढेरों कंपोनेंट रहते हैं, ढेरों सारी सर्विस रहती, डायरेक्टिव क्या क्या नहीं रहता। एक ही माइक्रो फ्रंट एंड का एक ही प्रोजेक्ट में मल्टीपल मल्टीपल प्रोजेक्ट रहेंगे, प्रोजेक्ट हेवी रहता। कभी भी दो, एक दो मिनट क्या, मिनिमम 5 मिनट पकड़ के चलो बड़े प्रोजेक्ट में। तो उस वैसा अगर प्रोजेक्ट है तो सही में तुम ऐसा वेस्ट कर सकोगे टाइम। तो जब लिख रहे हो तभी तुम्हें सारे सिनेरियो पता होने चाहिए, तो वैसे वैसे लिखते जाना पड़ता, ताकि सेव करो तो एक ही बार में तुम्हें प्रॉपरली सारे सिनेरियो कवर होके निकल जाए तुम्हारा। क्लियर है, यस। ओके। अब ये अपन ने यहाँ पे देखा, ये जो प्रॉपर्टी थी, ये इंडेक्स प्रॉपर्टी फॉर लूप में क्या बनी थी, डॉलर इंडेक्स, ठीक है। ये जो अपनी इंडेक्स प्रॉपर्टी थी यहाँ पे, ये अपने नॉर्मल कंट्रोल फ्लो में क्या बनी है, डॉलर इंडेक्स, ओके। अब यहाँ पे कैसे बनाते, मैंने भी नहीं बना के देखा, इज फर्स्ट लेट लिख सकते क्या, किसी ने यूज किया था ये, हाँ सर। कैसे लिखते हैं, लेट इज फर्स्ट इक्वल टू फर्स्ट। नहीं हो रहा है, लेट पैरामीटर वेरिएबल फर्स्ट इज अलाउड, ओके नहीं, हाँ देखो, जैसे मैंने लिखा ना वो एरर भी दे दिया उसने, क्या बोल रहा है, इस आगे फर्स्ट को डॉलर के डॉलर साथ करना पड़ेगा। राइट, नहीं कुछ भी नहीं करना है, अलाउड वेरिएबल, वेरिएबल देना है कि नहीं देना है, सर वेरिएबल सिर्फ डॉलर वाले अलाउड है। वेरिएबल डॉलर वाले अलाउड नहीं, ये प्रॉपर्टीज है, इतनी सारी प्रॉपर्टीज है, फर्स्ट लास्ट इवन ऑड भी है, काउंट भी है, तो क्या डायरेक्टली यूज कर सकते कि क्या है, चेक करते बड़े यहाँ पे, डॉलर फर्स्ट, हाँ डायरेक्टली भी यूज कर सकते, वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है, इधर गया,
कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट नहीं आया, लिखेंगे कैसे? लेट वो लिख, सेम वेरिएबल लिखने के लिए बोल रहा है क्या? पैरामीटर शुड मैच द पैटर्न, क्या पैटर्न चाहिए इसको? लेट इनवैलिड एट द रेट फॉर लूप पैरामीटर शुड मैच द पैटर्न, नेम इज इक्वल टू वेरिएबल नेम। लेट नहीं चाहिए सर इसको। क्या चाहिए? डायरेक्टली ऐसा? या आई थिंक जैसे ट्रैक इंडेक्स लिखा है वैसा ही होगा। वो ट्रैक था, डॉलर ऐसे भी नहीं लिख सकते, कांस्टेंट भी नहीं चलेगा, कैसे लिखते हैं? चैट जीपीटी ट्राई सर। हाँ चैट जीपीटी तो है, लेकिन ये एरर भी समझना चाहिए ना, हर जगह चैट जीपीटी नहीं दिखाता है। अगर ये एरर दिखा रहा है तो इस एरर से भी अपने को कुछ समझना चाहिए। अनरिकॉग्नाइज फर्स्ट इज इक्वल टू फर्स्ट, डायरेक्टली एक्सेस करते हैं ऐसा। पहली बार जो एरर आया था वो देखते हैं, लेट आई फर्स्ट इज इक्वल टू फर्स्ट। ये क्या बोल रहा है? अलाउड वेरिएबल्स आर डॉलर इंडेक्स डॉलर फर्स्ट, यही वेरिएबल अलाउड है, बट ये अगर वेरिएबल यूज कर रहा हो तो भी तो नहीं चल रहा। ऑल्ट F8 करना नहीं, ऑल्ट F8 से ये प्रॉब्लम बता रहा है सर। नहीं ये अपने आप आता ना, कुछ करना नहीं पड़ता ऑल्ट हमारे F करते हैं ना, ये वाला F, ऑल्ट F8। सॉरी मतलब अननोन लेट पैरामीटर, ठीक है जाने दो, चैट जीपीटी करते हैं। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट फर्स्ट लास्ट प्रॉपर्टी एंगुलर क्या लिखा इसने? आइटम लिखा, लेट आई डी एक्स ई इज इक्वल टू डॉलर इवेंट, वो भी तो ट्राई किया ना अपन ने। नहीं एरर दे रहा है, इन्होंने कैसे लिखा? कॉमा देना है अपन ने, ओके नहीं सेम ही तो है ना, कुछ गड़बड़ कर रहे क्या अपन? ये कौन सा उसको सर वर्जन? नीचे यूज वर्जन देख लेते हैं, 17 करते हैं, एंगुलर डॉट डेव ओपन करते हैं ना, कंट्रोल फ्लो ऐसे तो है, क्या गलत कर रहे फिर अपन? सर डॉट डॉलर लास्ट पे जाना, वो उस पे क्लिक करना, वो बताएगा कैसे। एक मिनट, ये चल रहा है, यही तो अपन ने कॉपी किया। ये देखो पहला फॉर लूप हो गया, उसके बाद सेमीकोलन ट्रैक वाला आ गया, उसके बाद सेमीकोलन। अरे यहाँ पे चल रहा है और यहाँ पे क्यों नहीं चल रहा है? दिख रहा है ना, ये सेम यहाँ पे एरर नहीं दे रहा और यहाँ पे एरर दे रहा है। ये इंडेक्स उठाना है पहले, उसके बाद ही चलेगा। अच्छा मतलब ये डॉलर इंडेक्स, हाँ ठीक है अब समझा क्यों। अब देखो ये जो ट्रैक होता है, ये ट्रैक मतलब तुम्हारा इंडेक्स नहीं है, मतलब जो अपन लेट सीरियल नंबर इज इक्वल टू इंडेक्स कर देता ना, ये उसका रिप्लेसमेंट नहीं, ये ट्रैक्स कुछ समथिंग एल्स है, ठीक है ये बाद में बताऊंगा। तो अगर तुमको फॉर लूप में बाकी सारी प्रॉपर्टी यूज करना है तो मे भी ऐसा होगा कि पहले तुम्हें इंडेक्स लिखना ही है, इंडेक्स प्रॉपर्टी उठाना, उसके बाद ही तुम बाकी वेरिएबल चलेंगे तुम्हारे। क्योंकि ये देखो, ये अगर मैं नहीं रख रहा हूँ इंडेक्स वाला तो वो एरर दे रहा है, लेकिन अगर इंडेक्स लिखा तो बाकी फिर वेरिएबल चलेंगे तुम्हारे। फर्स्ट यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट कॉमा लास्ट इज इक्वल टू लास्ट डॉलर, ठीक है। सो अभी फॉर लूप में तुमको अगर फर्स्ट और लास्ट चाहिए और इवन ऑड भी है तो तुम्हें पहले सीरियल नंबर इंडेक्स वाला लेना ही पड़ेगा, उसके बाद ही तुम तारे बाकी सारे यूज कर पाते हो। तो
नहीं वैसा भी नहीं। ट्रैकिंग एरर दे रहा था ना वो नहीं नहीं नहीं, ये किया ना अपन ने पहले, उसकी भी जरूरत नहीं है, लेट तो लिखा था ना अपन ने, ये करके देखा था ना, ऐसा ऐसा करके देखा था ना। राइट। अभी कैसे चल रहा है फिर? ये कुछ और मिस्टेक किए थे अपन ने। कंपाइल करके देखते। नहीं ये चल, यहाँ पे एरर आने यहाँ मतलब हो गया। ये फर्स्ट को प्रिंट करते हैं। एरर है, दिख भी नहीं रहा है कुछ, कहाँ पे कर रहे हैं अपन? नहीं हो। अच्छा सॉरी, इधर सीरियल देख नंबर। नंबर में, ठीक है। ये फर्स्ट रो आ गया, बाकी वो प्रॉपर्टी फॉल्स आ गई। ओके, सो लिखना कैसे है पता नहीं यार, अभी तब क्या लिखा था अपन ने। लेट लेट नॉर्मली है फिर, लेट फर्स्ट और डॉलर फर्स्ट, सिर्फ यहाँ पे जो भी आपके प्रॉपर्टी के नाम है वो डॉलर से स्टार्ट होते हैं और आपके वेरिएबल। हाँ, बट अभी अब अगर यहाँ पे आपको दूसरा वेरिएबल क्रिएट करना है, लेट क्या बोलते हैं, ऑड करते इज इक्वल टू डॉलर ऑड, अभी भी चला। और ये नहीं लिखते तो भी चलता है। अच्छा, लेट लिखो ना लिखो चलता है, लेकिन पहली बार अगर नहीं लिखा तो वो एरर दे रहा है। ठीक है, ये चेक करते प्रिंट करके, नेम के बाद प्रिंट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अपन ने क्या किया, ऑड, तो देखो ये पहला वेरिएबल था, फॉल्स आया ट्रू, ऑड वाले सिर्फ ट्रू आ रहे हैं। ठीक है, सो आप जब पहला वेरिएबल क्रिएट कर दो तभी लेट लगाना है, उसके बाद लेट लगाओ मत लगाओ वो ऑप्शनल बन जाता है। ओके, सो फॉर लूप में ये थोड़ा सा ट्रिकी है पार्ट, ट्रिकी भी नहीं है, ये सिर्फ लेट याद याद रखना है, और उसके बाद दूसरे वेरिएबल में फिर से लेट लिखने की जरूरत भी नहीं है। क्लियर? सो ये अपना फॉर लूप है। क्लियर है सबको? Sir, can't we use directly that a dollar first instead of let first? नहीं, सी डॉलर इंडेक्स इज लाइक ट्रैक, ट्रैक मतलब आपके आपका जो अरे ऑफ ऑब्जेक्ट है उसमें कौन सी चीज यूनिक है उसके लिए ट्रैक है। तो यहाँ पे जो आप डॉलर इंडेक्स डायरेक्टली यूज कर पा रहे हो, मतलब ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी आपने यूज की है यहाँ पे, इसलिए आप डॉलर इंडेक्स डायरेक्टली यूज कर रहे हो। ठीक है, लेकिन ये जो बाकी प्रॉपर्टीज है ये आपने यूज नहीं की है, इसलिए आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हो यहाँ पे। जैसा ये डॉलर इंडेक्स क्यों चल रहा है, रुक जाओ ये हटा के देखते हैं। ठीक है, अच्छा ट्रैक मैंडेटरी है। ठीक है, तो ये ट्रैक प्रॉपर्टी क्या करता है, डॉलर इंडेक्स मतलब जो इंडेक्स की वैल्यू है ना वो ऑलरेडी तुम्हारे पास आ चुकी है इस वेरिएबल में, तो इसलिए आप ये यूज कर सकते हो। लेकिन अगर मैंने ये डॉलर ऑड नहीं लिखा, देखो डायरेक्टली डॉलर ऑड करते हैं, नहीं यार ये भी चला, ये सेम अपन ने पहले ट्राई किया था ना। Okay. अपन ने पहले क्या किया था फिर, डॉलर फर्स्ट। अच्छा अपन यहाँ पे देख रहे तो, और ये सीरियल नंबर में प्रिंट किया था इसलिए था क्या, किसी का ध्यान नहीं था क्या इधर प्रिंट हुआ होगा फिर पहले बार भी? तो सर अपन पहले ये हम देख, प्रॉपर्टी का नाम डॉलर फर्स्ट दे रहे थे। हाँ ठीक है ना, तो ये पहले ट्राई किया था अपन ने डायरेक्ट दिख के, लेकिन हुआ नहीं तो फिर अपन ने दूसरा ट्राई किया था, तो अपन ने इधर ध्यान नहीं दिया होगा। मैं ये टीडी ढूंढ रहा था, यहाँ पे कुछ प्रिंट हुआ इसलिए कि मेरे को लगा नहीं हुआ। ओके, सो डायरेक्ट ही है, वेरिएबल बनाओ मत बनाओ डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं। हाँ, बट आपको अगर वेरिएबल का नाम चेंज चाहिए, दूसरे वेरिएबल में स्टोर करना है, तो वो मेथड यूज करो, लेट वाली, लेट ऐसा चाहिए आपको, फर्स्ट इज इक्वल टू डॉलर फर्स्ट। ओके, एक तो ये कर सकते हो और फिर ये वेरिएबल यहाँ पे यूज करो, यहाँ पे डायरेक्टली भी वेरिएबल एक्सेसिबल है। ओके, क्लियर है, समझा ना? ये भी पॉसिबल है, और डायरेक्टली आपके डॉलर के साथ भी प्रॉपर्टी एक्सेस कर पाते हो, क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड एवरीवन? यस। ओके, अब देखते हैं अपना एनजी क्लास। सो जैसे मैंने बताया, एंगुलर एंगुलर में लॉजिक बिल्डिंग अगर सीखना है अच्छे से, सो एट द रेट इफ, एट द रेट फॉर और एनजी क्लास, ये तीनों चीजें जिसको जम गई अच्छे से कि कहाँ कहाँ पे ये यूज कर सकते हो और कैसे कैसे हाइड एंड शो डायनामिक एलिमेंट,
उसको एंगुलर अच्छे से समझता है। सो ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। ऑब्वियसली फिर से एपीआई कॉल और फॉर्म है, लेकिन ये चीजें लॉजिक के लिए बहुत काम में आती है। बहुत बार यूआई आपका डायनामिक होता है, अरे में कुछ प्रॉपर्टी आ रही है उसके अकॉर्डिंगली आपका बनता है, फॉर्म्स भी आपका डायनामिक होते हैं, तब जाके ये बहुत काम में आता है। ठीक है, राइट क्लिक। अब अपना कम टॉपिक कौन सा है? ये जो अपन ने पहले बार जो देखे थे स्ट्रक्चरल में, तो ये अपने स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव थे। अभी दूसरा क्या है अपना? एट्रीब्यूट डायरेक्टिव। एट्रीब्यूट डायरेक्टिव कंपोनेंट क्रिएट किया, उसके बाद राउट क्रिएट करो। एट्रीब्यूट डायरेक्टिव राउट क्रिएट करने के बाद अपने लिंक बढ़ा दो एक। ठीक है, इस पे क्लिक कर रहा हूँ, मेरा कंपोनेंट प्रॉपर्ली ओपन हो गया। ओके, अब यहाँ पे मुझे यूआई लगेगा। यूआई का स्ट्रक्चर बनाते हैं अभी। डॉट रो, एक रो ओपन किया, उसके अंदर कॉल 3 लिया। ठीक है, इसके नीचे अब अलग अलग सिनेरोज है। एनजी क्लास मतलब डायनामिक क्लास कैसे लगाते हैं वो सारे सिनेरो में कवर कर रहा हूँ। एक तो प्रॉपर्टी बाइंडिंग है। प्रॉपर्टी बाइंडिंग में मैंने क्लास दिखाया था कैसे डायनामिक करते हैं। क्लास को नहीं क्या, ये स्क्वायर ब्रैकेट में डालो और आपका कंडीशन वेस यहाँ पे लिख दो, राइट? या फिर किसी वेरिएबल में। ठीक है, वो भी रिपीट, वो रिपीट करो कि याद है वो प्रॉपर्टी बाइंडिंग से अपन ने कैसे डायनामिक किया था क्लास। रिपीट करा ना सर। ठीक है, ओके, पर एक एक सिनेरियो लेते हैं अपन अभी। इसके अंदर मैं डॉट एक डिव लेता हूँ, यहाँ पे div1 लिखता हूँ। ठीक है, अब मेरा ये div1 है। अब मुझे क्या करना है, ये जो div1 है इसको मुझे अगर मेरे एक वेरिएबल बनाता हूँ, या फिर यहाँ पे बटन भी ले लेते हैं। बटन क्लास btn btn ऐड ग्रीन लिखता हूँ, या फिर सिर्फ ग्रीन लिख देते हैं। वैसे ही मेरे पास और एक बटन रहेगी रेड। ठीक है, मेरे पास क्या है, एक डिव है और दो बटन है। इस बटन पे क्लिक किया है तो इस डिव को मुझे ग्रीन कलर लगाना है, अदरवाइज रेड कलर लगाना है इस बटन पे क्लिक किया तो। ओके, तो उसके लिए ऑब्वियसली मुझे एक वेरिएबल लगेगा div1 कलर। डेटा टाइप रहेगा स्ट्रिंग, बाय डिफॉल्ट रहेगा एम्प्टी। ओके, अब इन बटन पे मैंने क्लिक किया तो मुझे क्या करना है, इस वेरिएबल की वैल्यू चेंज करना है। सो क्लिक ऐड div1 कलर, एक ही फंक्शन बनाऊंगा और उसमें पैरामीटर भेजूंगा। यहाँ पे जाएगा, अब ग्रीन मतलब ऑब्वियसली ग्रीन नहीं भेजोगे, क्लास का नाम भेजना पड़ेगा, बीजी सक्सेस वाला। ठीक है, और ये सेम फंक्शन मैं दूसरे बटन पे कॉल करूंगा, यहाँ पे बीजी डेंजर लिखूंगा। ठीक है, ये फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, ये फंक्शन जब कॉल कर रहे हो तो कुछ पैरामीटर भेज रहे हो, वो पैरामीटर कैच करना पड़ेगा। क्लास नेम, डेटा टाइप स्ट्रिंग, जो वेरिएबल जो पैरामीटर में वैल्यू आएगी वो अपने को इस वेरिएबल में होल्ड करनी है। डिव, सॉरी, क्लास नेम। इसको प्रिंट भी करके देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो जिस पे क्लिक कर रहा हूँ उसकी वैल्यू आ रही है। अब मुझे क्या करना है, इस डिव को मुझे बैकग्राउंड कलर लगाना है। बैकग्राउंड कलर भी कैसे, इस वेरिएबल में जो वैल्यू होगी वो एज अ क्लास लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्लास इक्वल टू आपके
वेरिएबल का नाम। ठीक है, बाय डिफॉल्ट रिफ्रेश करता हूँ, बाय डिफॉल्ट कुछ भी नहीं है क्योंकि वेरिएबल को इनिशियलाइज करते वक्त हमने एम्प्टी वैल्यू रखी थी। तो देखो यहाँ पे कुछ भी कलर नहीं आया। अभी रेड पे क्लिक करता हूँ, रेड आया। ग्रीन पे क्लिक करता हूँ, देख लो यहाँ पे ये ड्यू है, बीजी डेंजर लगाए, ग्रीन पे क्लिक किया, देखो क्लास चेंज हो रहा है। सो ये हमने कैसे किया, प्रॉपर्टी बाइंडिंग से। क्लियर है ये गाइस, यस। क्लियर है? हाँ अब ये सेम चीज एनजी क्लास से करते थे, मतलब डायरेक्टिव से। सेम चीज उठाता हूं मैं यहाँ पे ड्यू। अब एनजी क्लास यूज करना है तो यहाँ पे एनजी क्लास इंपोर्ट करो। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में एनजी क्लास। सो एट्रीब्यूट डायरेक्टिव कैसा रहता है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ओके, एनजी क्लास सी कैपिटल। अब यहाँ पे ये वेरिएबल पास कर दो। ठीक है, यहाँ पे ड्यू टू सेव कर रहा हूं मैं, देखो दिख रहा है। इस डिव को लगा है, इस डिव को अपन ने प्रॉपर्टी बाइंडिंग से किया है क्लास, और इसको एनजी क्लास से भेजा है। समझे? अब यहाँ पे गड़बड़ क्या होती है, ये समझा ना? मतलब ये करता क्या है, एनजी क्लास आपने इस वेरिएबल में एनजी क्लास को जो वैल्यू यहाँ पे जाएगी वो इस एलिमेंट को क्लास में लग जाएगी। तो देखो अगर अपन देखने जाए तो यहाँ पे भी सेम दिखेगा। देखो यहाँ पे भी क्लास डेंजर आया और यहाँ पे भी क्लास डेंजर। बट सिंस वी आर यूजिंग एनजी क्लास तो यहाँ पे एक एनजी रिफ्लेक्ट वाला हो या एंगुलर का कोड थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ जाता है, लेकिन इसको इसका अपने से कुछ काम नहीं है। यहाँ पे ध्यान दो, क्लास बीजी डेंजर है, यहाँ पे भी क्लास बीजी डेंजर। अगर मैंने ग्रीन किया तो देखो यहाँ पे भी क्लास चेंज हुआ और यहाँ पे भी। क्लियर है ये? एनजी क्लास डायनामिक क्लास, मतलब डायनामिक ही हो गया ना, इस वेरिएबल में जो वैल्यू है वो अपन भेज रहे हैं, और ये वेरिएबल की वैल्यू कभी भी चेंज हो सकती है, सो इट्स डायनामिक क्लास। क्लियर? क्लियर है क्या हाँ एनजी क्लास? बोलो। हाँ सर। ठीक है, अब ये कब यूज करना और ये कब यूज करना है, ये ट्रिकी पार्ट है। अब अगर तुम्हें इस डिव को स्टैटिक क्लास भी चाहिए, कुछ मतलब पैडिंग वगैरह भी चाहिए, तब यहाँ पे दूसरा क्लास नहीं लगा सकते। देखो यहाँ पे मैं P4 लिख रहा हूं। अरे यार चल गया, मैंने करके नहीं देखा था क्या? ठीक है, सो यहाँ पे अपना क्या हुआ, ये सादा क्लास हो गया, और उसके बाद ये वाली प्रॉपर्टी है, एक मिनट इसको पहले करके देखते बरा। चल रहा है, ठीक है, मेरे को लगा वो नहीं चलेगा। ओके, सो ये अपनी क्या हो गई, स्टैटिक हो गई, और उसके बाद ये डायनामिक। अब सेम चीज यहाँ पे भी होती है, क्लास P-4। ओके, सो ये क्या हो गई, स्टैटिक क्लास हो गई। अब मतलब इस एलिमेंट को पेज लोड पे क्या रहेगी, ये क्लास तो रहेगी, उसके बाद इस वेरिएबल में जो रहेगा वो भी इसके बाद लग जाएगा। देखो इंस्पेक्ट करके, ये अपना P4 स्टैटिक था, उसके बाजू में बीजी सक्सेस लग गया। दिख रहा है? सो जो चीजें आपको स्टैटिक रखनी है वो आप यहाँ पे रख सकते हो ऐसे, जिन चीजों को डायनामिक करना है वो आप ऐसे कर सकते हो। ओके, ये एक सिनेरियो हो गया। क्लियर है सबको ये सिनेरियो? आगे बढ़ू? सर ठीक है, अब दूसरा सिनेरियो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे कंडीशन वाला। ठीक है, call 3, यहाँ पे लेता हूं मैं चेक बॉक्स, इज एक्टिव लिखता हूं मैं, boolean इज इक्वल टू बाय डिफॉल्ट फॉल्स लगता हूं। ठीक है, अब फिर से कॉपी पेस्ट कर लेते दोनों डिव। यहाँ पे क्या था, अपन ने डायनेमिक क्लास को डायरेक्टली वेरिएबल पास कर देते हैं। अब मुझे क्या करना है, इज एक्टिव है, ट्रू है, तो अगर ये वेरिएबल ट्रू है तो मुझे एक क्लास लगाना है, अदरवाइज दूसरा क्लास। तो यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा मुझे, आइदर और वाला कंडीशन रहता है तो क्या यूज करना पड़ता है, इफ टर्नरी टर्नरी कंडीशन। ओके, सो अगर ये वेरिएबल ट्रू है, क्वेश्चन मार्क, तो ये क्लास, अदरवाइज ये क्लास। ओके,
अगर ये वेरिएबल ट्रू है तो मुझे क्या लिखना है, बीजी हाइफन वार्निंग लिख रहा हूं मैं, अदरवाइज बीजी हाइफन सेकेंडरी। ठीक है, ये क्लास के साथ लिखा। वैसे ही सेम यहाँ पे भी, अगर ये इज एक्टिव ट्रू है, क्वेश्चन मार्क ये क्लास, अदरवाइज ये क्लास। ठीक है, यहाँ पे बीजी वार्निंग जाएगा और यहाँ पे बीजी सेकेंडरी। देखो अभी, सॉरी ये अपन ने फॉर्म्स मॉड्यूल ऐड करना पड़ेगा, फॉर्म्स मॉड्यूल, और इस चेक बॉक्स को अपना वेरिएबल बाइंड कर देते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट एनजी मॉडल इज इक्वल टू इज एक्टिव। ठीक है, देखो बाय डिफॉल्ट क्या हो गया, दोनों टेक्स्ट बॉक्स को बीजी सेकेंडरी लगा, क्योंकि ये वेरिएबल की वैल्यू क्या है, फॉल्स है, तो वो एल्स वाले ब्लॉक में गया। अभी अगर इसको मैंने ट्रू किया, वार्निंग आ गया। तो क्लास भी सेम काम कर रहा है और एनजी क्लास में भी सेम काम कर रहा है। क्लियर है, समझे? ये पहले सिनेरियो में क्या किया था अपन ने, अपने वेरिएबल में डायरेक्टली क्लास ने मिल रहा था तो वो डायरेक्टली असाइन कर दिया यहाँ पे। दूसरे कंडीशन में अपने को कंडीशन बेस लगाना था। अगर ये कंडीशन ट्रू है, मतलब ये वेरिएबल में वैल्यू ट्रू है, तो ये क्लास, अदरवाइज ये क्लास। तो अपन ने क्या यूज किया, टर्नरी कंडीशन। क्लियर? सर अपन प्रॉपर्टी बाइंडिंग और एनजी क्लास में क्या डिफरेंस है लेकिन? आगे बताता हूँ। अभी फिलहाल जो अपन ने दो सिनेरियो देखे ना, वो सेम ही है। एक तो वो यूज करो, ये तो ये यूज करो। क्लियर है सबको एनजी क्लास कैसे यूज कर रहे हैं अपन? हाँ ठीक है, अब तीसरा सिनेरियो देखो। अब लेट्स से स्टार्टिंग, या फिर अपन, अपने पास बूटस्ट्रैप में कितने कलर के कॉम्बिनेशन है, प्राइमरी, उसके बाद क्या है, सक्सेस, जो भी कलर कॉम्बिनेशन है उसका मैं कोड डालूंगा। अगर मैंने सक्सेस लिखा सिर्फ, क्लास नेम स्ट्रिंग बाय डिफॉल्ट एम्प्टी रखता हूं मैं। ठीक है, उसके बाद ये रो के नीचे फिर से रो ओपन करते हैं, डॉट रो डॉट कॉल 3, इसको मैं इसके अंदर और एक डिव लेता हूँ। ठीक है, ये सेम स्ट्रक्चर कॉपी पेस्ट करता हूँ। अब मेरा सिनेरियो क्या है कि इस क्लास नेम में आइदर मैं प्राइमरी लिखूंगा, तो मेरा क्या क्लास लगना चाहिए, बीजी प्राइमरी वाला क्लास लगना चाहिए। अगर मैंने सक्सेस लिखा तो बीजी सक्सेस वाला क्लास लगना चाहिए। अगर मैंने वार्निंग लिखा सिर्फ, तो वार्निंग वाला क्लास लगना चाहिए, बीजी वार्निंग वाला। तो मल्टीपल क्लासेस लगाना है विथ मल्टीपल कंडीशन। समझा ना? सिनेरियो क्रिएट करते प्रॉपर, इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, और यहाँ पे मैं ये वेरिएबल डाल देता हूँ, डिव डिव। ठीक है, उधर गया, हाँ। ठीक है, ये टेक्स्ट बॉक्स है। अगर ये टेक्स्ट बॉक्स में मैंने SU सक्सेस लिखा, तो ये दोनों डिव को मुझे क्या क्लास लगाना है, बीजी सक्सेस। अगर यहाँ पे डेंजर लिखा, तो दोनों डिव को बीजी डेंजर लगना चाहिए। वार्निंग लिखा, तो मेरे दोनों इसको बीजी वार्निंग क्लास लगाना चाहिए। मल्टीपल कंडीशन है, और मल्टीपल कंडीशन पे मल्टीपल दूसरे दूसरे क्लासेस भी लगाने हैं। करेक्ट? समझा ना सिनेरियो? यहाँ पे क्या था अभी, अगर ये पहले सिनेरियो में तो क्या था, अपने पास वेरिएबल में भी डायरेक्ट क्लास का नाम मिल रहा था, तो वो डायरेक्टली असाइन कर दिया। यहाँ पे क्या था, अगर ये चेकबॉक्स वैल्यू ट्रू है तो ये, अदरवाइज ये, आइदर और। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, मल्टीपल कंडीशन है, और मल्टीपल कंडीशन के अकॉर्डिंग मल्टीपल क्लासेस लगाने। तो यहाँ पे देखो अभी, अब ये सेम चीज अगर अपन प्रॉपर्टी बाइंडिंग यूज करते ना क्लास, तो यहाँ पे थोड़ा सा हार्ड हो जाता है यूज करना मल्टीपल कंडीशन। मतलब टर्नरी यूज करके कर सकते, ये ट्रू है वो ट्रू है, तो मल्टीपल के अंदर फिर से टर्नरी के अंदर, टर्नरी टर्नर के अंदर बहुत डिफिकल्ट हो जाता है हैंडल करना। बट एनजी क्लास में वो सेम चीज बहुत इजीली होती है। ठीक है,
यहाँ पे सिर्फ अपने को अभी क्या करना है, सिर्फ आइदर और नहीं है, मल्टीपल कंडीशन के लिए मल्टीपल क्लासेस है। तो यहाँ पे अभी हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर यूज करना है। ठीक है, इसमें पहला क्लास बीजी हाइफन सक्सेस, ये क्लास कब लगाना है, तो उसके बाजू में उसकी कंडीशन दे दो, कोलन। कब लगाओगे, अगर ये वेरिएबल में इक्वल टू क्या है, सक्सेस वैल्यू है तो। देखो ये अपना क्लास है सिंगल कोट वाला, ये क्लास कब लगेगा इस डिव को, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो, ये कंडीशन आ गई, कॉमा दूसरा क्लास बीजी हाइफन वार्निंग, क्लास नेम इज इक्वल टू वार्निंग, दूसरी कंडीशन आ गई। ये क्लास कब लगेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो, ये क्लास कब लगेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो। ऐसे ही कीप ऑन एडिंग मल्टीपल कंडीशन, बीजी प्राइमरी, फिर से उसकी कंडीशन क्लास नेम इज इक्वल टू प्राइमरी। ठीक है, देखो अभी प्राइमरी लगा, क्या लिखा अपन ने, सक्सेस। ओके, वार्निंग। सो एनजी क्लास में ये चीज पॉसिबल है, लेकिन क्लास में ये सेम चीज अगर अचीव करना है तो बहुत दिक्कत जाती है। डायरेक्टली ऐसा कुछ है ही नहीं, ऑब्जेक्ट पास करो और ये पास करो। टर्नरी ऑपरेटर से कर सकते, लेकिन वो भी एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, ऐसा वो कोड समझने में भी बहुत दिक्कत जाती है। सो एनजी क्लास में ये एनजी, अब देखो जब से अपने को पास एनजी क्लास मिला है तो नॉर्मली फिर से वही स्टोरी आ जाती है, एनजी क्लास यूज कर रहा है तो वो तुमको इंपोर्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज अगर सिंपल हो रहा है तुम्हारा तो काम तो वैसे भी निकल रहा है। सिनेरियो ये अगर है ऐसे सिनेरियो आइदर और डायरेक्टली कुछ मिल रहा है क्लास वेरिएबल में, तो ये काम ही करेगा एनजी डायरेक्टली प्रॉपर्टी बाइंडिंग से। बट अभी एनजी क्लास कब यूज करना है, सिर्फ जब अपना मल्टीपल कंडीशन के साथ मल्टीपल क्लासेस है तभी, अदरवाइज प्रॉपर्टी बाइंडिंग ही यूज किया करो। यहाँ पे एट द रेट इफ यूज कर सकते हैं क्या? हाँ, मल्टीपल ड्यू बनाने पड़ेंगे फिर, मल्टीपल ड्यू बनाओगे एट द रेट के साथ, और हर एक ड्यू को अलग अलग क्लास लगाएंगे अलग अलग कंडीशन के साथ, तो राइट। इस इसमें अगर हम और वाला कंडीशन दें तो? नहीं नहीं, ये सेम टास्क, मतलब इस वेरिएबल में सक्सेस वैल्यू है और वार्निंग वैल्यू है, तो तुमको इस ड्यू को डायनामिक क्लास लगाना है। ये सेम चीज अपन एट द रेट इफ से भी कर सकते हैं, लेकिन मल्टीपल इफ लगाना पड़ेगा, मल्टीपल ड्यू लगाना पड़ेगा, और हर एक ड्यू पे एट द रेट इफ में ये कंडीशन जाएगी और क्लासेस स्टैटिक रहेगा, बराबर यही बोल रहे हो ना। बट तुम्हारा मतलब इफ में HTML अगर हम और कंडीशन लगा के करें तो अगर में नहीं ना, वैसे कैसे होगा, वो इफ आपको क्या करना है, क्लासेस डायनामिक लगाना है, ओके राइट। अपन एट द रेट इफ और एल्स कब यूज करेंगे, जब अपने को एलिमेंट हाइड और शो करना है, बराबर ना। तो क्लास डायनामिक लगाना है तो एलिमेंट तो एक ही क्रिएट करोगे, और उस पे अपन क्लासेस डायनामिक लिख रहे हैं, समझे। हम्म ओके, अब ये जो सेम चीज अपन ने यहाँ पे रखी है, ये क्या है, इस एनजी क्लास को कौन से टाइप का डेटा असाइन किया अपन ने, एनजी क्लास को यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट किया उसको कौन से टाइप का डेटा पास किया है। बूटस्ट्रैप का हम्म, अरे ये जो हाईलाइटेड है ये क्या है, हाँ, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है ना। कर्ली ब्रैकेट कब यूज करते हैं अपन, ऑब्जेक्ट ना। तो इसमें और एक सिनेरियो ये भी हो सकता है, अब बहुत सारी एप्लीकेशन है, मतलब जहाँ पे यूआई एक्चुअली बहुत डायनामिक आता है, तो वहाँ पे क्या होता है, क्लासेस भी, क्लास मतलब अपना जो सीएसएस का क्लास है ना, वो भी एपीआई से आता है। ओके, तो तब जाके आपको क्या करना है, आप कभी कभी पूरा क्लासेस, क्लास के अंदर सीएसएस क्या है वो भी आता है, या फिर कहीं कहीं
फॉन्ट की साइज ये है, फॉन्ट का कलर ये है, ऐसी रिस्पेक्टिव प्रॉपर्टी भी आती है। तो आप क्या कर सकते हो, एक वेरिएबल बना सकते हैं अपन, क्लास ऑब्जेक्ट कोलन एनी, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या लिख रहा हूँ, कलर, कलर की वैल्यू दे रहा हूँ रेड, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे जब अपन क्लास ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट के की को सिंगल कोट में डालना पड़ता है क्या, जरूरी है क्या? अपन टाइपस्क्रिप्ट में जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो की का नाम सिंगल कोट में डालना होता है कि नहीं डालना होता है? चलता है। नहीं ना, नहीं। विदाउट इसके भी चलता है, राइट? ऐसे भी पॉसिबल है ना, और ये प्रॉपर्टी को सिंगल कोट में लिखा तो भी चलेगा। बट अब देखो ये सिंगल कोट में क्यों डालना है, ठीक है। अब मेरी बैकग्राउंड कलर वाली जो CSS होती है, जो मेरे को स्पेलिंग उठाने दो, फिर से मिस्टेक हो जाएगा। बैकग्राउंड कलर, ये जो CSS की प्रॉपर्टी होती है इसमें आता है हाइफन, ओके। तो वेरिएबल के अंदर वेरिएबल रहे, ये देखो यहाँ पे वेरिएबल रहे या फिर प्रॉपर्टी का नाम रहे तो हाइफन अलाउड नहीं है, राइट। बट मुझे मेरा ऑब्जेक्ट ऐसा बनाना है जिसमें मेरे की का नाम क्या है, बैकग्राउंड कलर। अब मैं ऐसा अगर लिख रहा हूं तो ये तो अलाउ नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये प्रॉपर्टी डाल दो सिंगल कोट में, तो ये अलाउ करता है, समझे। इसलिए अपने वेरिएबल के नाम में जब भी अपने पास हाइफन या हो सकता है, क्योंकि एपीआई वाले ये सेम चीज एपीआई में रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, वहां पे अगर हाइफन आ सकता है या फिर प्रॉपर्टी डायनामिक बना के भेज रहे हैं तो फिर कैसे हैंडल करोगे। इसलिए अपन, इसलिए बोला कि जावास्क्रिप्ट एक बहुत फनी लैंग्वेज है, सब कुछ पॉसिबल है, ये सेम चीज उधर पॉसिबल नहीं हो सकती है बैकएंड लैंग्वेज में या फिर और कोई लैंग्वेज में, बट यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है। बैकग्राउंड कलर रेन डाला, उसके बाद फॉन्ट साइज 20 px, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, क्लास है, उसके अंदर एक वेरिएबल है, उसके अंदर मैंने ऑब्जेक्ट किया, बट ये नथिंग बट, तुम्हें क्या पता ये CSS है ना, ये अगर उसको इसको अगर ऐसे देखने जाए तो ये क्या है, क्लास है और उसके अंदर कुछ CSS रखी है। तो ये वेरिएबल तुम अब डायरेक्टली तुम्हारे एक इसको अटैच कर सकते हो ng क्लास से, ng क्लास, ठीक है। ड्यू लास्ट लिखता हूँ जस्ट आइडेंटिफाई करने के लिए, नहीं आया क्यों, इंस्पेक्ट करके देखते हैं, कुछ तो भी गड़बड़ हुआ। ये देख रहे हो, कलर आया, बैकग्राउंड कलर आया, फॉन्ट साइज आई, सिर्फ प्रॉपर्टी के नाम आए, वैल्यू क्यों नहीं आई? ng क्लास अपने क्लास का ऑब्जेक्ट, क्या गड़बड़ हुआ, सिर्फ कलर बैकग्राउंड और फॉन्ट साइज आ रहा है, ऐसा क्यों? तो सॉरी, मुझे बताना कुछ और था, मैं यूज कुछ और कर रहा। हाँ, ये क्या है, क्या बोलते हैं इसको, अपन ने एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर अपन ने क्या लिखा है, CSS है ना, ओके। अपन क्या यूज करने का ट्राई कर रहे थे, ये ng क्लास, इसमें क्या है अपने पास, क्लास का नाम है कि क्या है, CSS को देखो, ऐसा अगर है, राइट, तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है अपना, स्टाइल है ना। तो ये यहाँ पे ng क्लास को क्या चाहिए, क्लास का नाम चाहिए, राइट। बट इस वेरिएबल में क्या है अपने पास, ऑब्जेक्ट है ना, समझ रहा है क्या? तो Yes. अपन क्या ट्राई करने वाले थे, अपन क्या ट्राई कर रहे थे, हाँ अपन ने यहाँ पे किया, यहाँ पे अपन ने डायनामिक लिखा ना, ये नहीं नहीं, ये मैंने कुछ तो भी अलग ही चालू कर दिया, हाँ ठीक है। अपने पास अभी वेरिएबल में क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट में अंदर क्या है, नथिंग बट अपनी CSS की प्रॉपर्टी है, ओके।
अब बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन होती है जहाँ पे आपको CSS होती है, या फिर फॉन्ट कलर क्या रहना चाहिए, बैकग्राउंड कलर क्या रहना चाहिए, फॉन्ट की साइज क्या होनी चाहिए आपके पूरे एप्लीकेशन की, तो आपको API से मिलती है। और वो जो प्रॉपर्टीज आ रही है कि आपके पूरे पेज की कलर, बैकग्राउंड कलर, और या फिर और कुछ हो सकता है, वो क्या रहना चाहिए, तो आपको API से मिलती है। API से मिलेगा, आपको वेरिएबल में स्टोर करोगे, राइट। अब यहाँ पे जो भी CSS मिल रही है ना, वो आपको अगर इस ड्यू को अटैच करनी है तो NG क्लास नहीं यूज करना है, NG स्टाइल। यहाँ पे क्या है, CSS है ना, तो इस CSS को यहाँ पे अगर असाइन करना है तो अपन NG स्टाइल यूज कर सकते हैं। सो जैसे ये NG क्लास है, NG क्लास का यूज क्या है, डायनामिक क्लास ऐड करने के लिए। वैसे ही अगर डायनामिक स्टाइल ऐड करना है तो NG स्टाइल है। ओके, अब यहाँ पे NG क्लास की जगह NG स्टाइल यूज करते हैं। चेक करते हैं अभी, देखो अभी अगर मैं इंस्पेक्ट करता हूँ तो प्रॉपरली इस div को मेरी उस वेरिएबल में जितने भी CSS थे वो लग गए, कलर, बैकग्राउंड कलर, जो भी है। ओके, ये बताना था मेरे को NG स्टाइल। सो NG क्लास का यूज क्या है, डायनामिक क्लास लगाने के लिए। अब अगर आपको डायनामिक CSS लगाना है तो आप क्या कर सकते हो, NG स्टाइल यूज कर सकते हो। अब NG स्टाइल को क्या चाहिए, तो ऑब्जेक्ट चाहिए। देखो ऑब्जेक्ट लिया अपन ने और ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू पेयर डेटा रखा। अब इसी को और एक सिनेरियो करता हूँ, कॉल 3, इस ड्यू के ऊपर NG स्टाइल। ठीक है, NG स्टाइल को क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, इसलिए ऑब्जेक्ट लिखो, आपके की का नाम कलर। ठीक है, और इसके ऑब्जेक्ट के अंदर भी अपने पास कलर प्रॉपर्टी है, सो वो यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। और एक वेरिएबल भी बना सकता हूँ, बट ये यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये पहला सिनेरियो क्या था, NG स्टाइल में अपन ने NG स्टाइल को डायरेक्टली ऑब्जेक्ट पास कर दिया, वेरिएबल पास किया, और इस वेरिएबल में अपने पास CSS है। ये चीज आप यहाँ पे लिखो या फिर एक वेरिएबल में होल्ड करके वेरिएबल पास करो। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, HTML में मैंने क्लास बनाया, मेरे की का नाम कलर है, और उसको वैल्यू कहाँ से आ रही है, मेरे ऑब्जेक्ट में के एक फील्ड की। ठीक है, देखो इसको आया कलर, और ये रेड कहाँ से है, इस वेरिएबल के इस ऑब्जेक्ट के अंदर कलर नाम की प्रॉपर्टी थी, उसकी वैल्यू, डायनामिक वैल्यू। समझा, ये डायनामिक स्टाइल है, मतलब स्टाइल CSS आप डायनामिक लगा सकते हो ऐसे, कलर, कुछ स्टैटिक भी हो सकती है आपकी। ठीक है, ये मेरी डायनामिक है, कलर की वैल्यू डायनामिक आ रही है, और ये मेरी स्टैटिक है। ओके, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। क्लियर है। सो एट्रीब्यूट में NG क्लास और NG स्टाइल, ये दो चीजें हैं। NG क्लास कब यूज करेंगे, जब अपने को स्पेसिफिक क्लास का नाम डायनामिक करना है। उसमें भी दो वेरिएबल है, दो सिनेरियो है, एक तो तुम्हारे वेरिएबल में डायरेक्टली क्लास का नाम आएगा, वाइस वर्सा करना है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये क्लास, अदरवाइज ये क्लास। मल्टीपल लगाना है तो अपन ऑब्जेक्ट के फॉर्म में भेजेंगे, डायनामिक क्लासेस। ओके, या फिर आप प्रॉपर्टी बाइंडिंग में यूज कर सकते हो, सेम चीज जो NG क्लास कर रहा था, ये सेम प्रॉपर्टी बाइंडिंग से भी होता है। ओके, दूसरा है डायनामिक स्टाइल कैसे लगाते हैं, तो ये NG स्टाइल, उसके अंदर अपन ने ऑब्जेक्ट भेजा, इस वेरिएबल के अंदर अपने पास नथिंग बट क्या है, CSS है, या फिर वही ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे बनाओ। कुछ प्रॉपर्टीज डायनामिक हो सकते हैं, कुछ प्रॉपर्टी स्टैटिक भी रह सकती है, ये भी पॉसिबल है। समझा, दिस इज एडिंग डायनामिक CSS टू एन एलिमेंट, NG क्लास और NG स्टाइल। क्लियर है क्या। डाउट है किसी को। सर इस पे और ज्यादा प्रैक्टिकली करते तो और क्लैरिटी मिल जाती यूज के साथ तो। प्रैक्टिकल बताओ। हम्म अब बूटस्ट्रैप में एक प्रोग्रेस बार होता है, हम्म प्रोग्रेस बार, ये दिखा है, प्रोग्रेस, हाँ राइट। हाँ ये प्रोग्रेस बार का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे NG क्लास यूज कर सकते हैं कि NG स्टाइल, सर यहाँ पे एनजी क्लास का यूज कर सकते हैं। नहीं ना,
ये देखो, ट्राई इट आउट करते हैं। 70% दिया तो इतना आया। ओके, लेट्स से मैंने 50 किया, रन किया, 50% आया। तो स्टाइल डायनामिक करोगे कि क्लास डायनामिक करोगे? अच्छा, विड्थ, स्टाइल ये वैल्यू होगा। डायनामिक करना है ना, राइट? हम्म। राइट, तो ये अपने प्रैक्टिकल सिनेरियोज हो गए। और बूटस्ट्रैप में क्या है? अब स्टाइल, एनजी स्टाइल बहुत कम यूज होता है। नॉर्मली एनजी क्लास से ज़्यादा यूज होता है। एनजी स्टाइल के लिए यही एक एग्जांपल थोड़ा सा है। ये करके देख लेते हैं। ठीक है, अपने पास क्या हुआ? अपने पास प्रोग्रेस बार है। अब मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, ठीक है, प्रोग्रेस वैल्यू कोलन स्ट्रिंग इज इक्वल टू एम्प्टी रख रहा हूँ बाय डिफॉल्ट। एक टेक्स्ट बॉक्स भी ले लेते हैं ऐसा ही, इसके बाजू में लेता हूँ और इसको ये वेरिएबल असाइन कर देता हूँ। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, इस टेक्स्ट बॉक्स में जो वैल्यू रहेगी वो मेरे इस प्रोग्रेस बार उतना % दिखना चाहिए। ठीक है, तो ये स्टैटिक था अपना, एनजी स्टाइल इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट विड्थ प्रॉपर्टी कोलन, उसके बाद अपने को ये वेरिएबल पास करना है। ठीक है, अब इसको ध्यान दो, प्रोग्रेस बार को, इसके अंदर अभी स्टाइल भी नहीं आएगा। अच्छा, लिखा ही नहीं अपन ने कुछ। 20 दिख क्यों नहीं रहा है कुछ? एनजी स्टाइल सर विड्थ, वो ऑब्जेक्ट सेंस कर रहा है वहां पे। हाँ तो एनजी स्टाइल को ऑब्जेक्ट चाहिए। वेट 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 वेट, 20। सर प्रोग्रेसिव वैल्यू नंबर आएगा। नहीं नहीं, हाँ। विड्थ जब भी अपन यूज करते हैं तो उसको एटलीस्ट पीएक्स चाहिए या फिर % चाहिए ना। विदाउट यूनिट चलता है क्या विड्थ? नहीं नहीं। राइट, पर यूनिट चाहिए ना, पर पीएक्स है कि % हम्म। है? तो देखो, अभी 20% डाला तो वो 20% आया, 90 डाला 90 आया। समझ रहे हैं? % सिंबल मिसिंग था हाँ ना, तो वो सर। विड्थ कैसे लगाएंगा? उसको यूनिट चाहिए ना। तो एक तो आप हम्म। ऐसे % भी सिंबल यहाँ से भेजो, या फिर यहाँ पे डायनामिक करके देखते हैं। ये अपना स्टैटिक वैल्यू हो गया प्लस %। अब सिर्फ 30 डालो तो भी चलेगा, क्योंकि % सिंबल अपन ने वहां पे हार्ड कोड कर दिया। समझा? तो जब भी अपन एप्लीकेशन पे रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, सिनेरियो बहुत सारे हैं प्रोग्रेस बार के। ओके, कहीं पे आपको कुछ वैल्यू मिल रहा है और उसका प्रोग्रेस दिखाना है कि हाँ ये लेट से आपका कुछ स्टेपर है। स्टेपर में एक बहुत बड़ा फॉर्म है और बहुत बड़े फॉर्म में बहुत सारे सेक्शन है। एम्प्लॉय का फॉर्म है, बेसिक डिटेल है, कॉन्टैक्ट डिटेल है, फैमिली डिटेल है, प्रोजेक्ट डिटेल है। लेट से उसने चालू किया, बेसिक डिटेल भरा, तो क्या हुआ, 20% ही कंप्लीट हुआ। तो आपको एपीआई से वैल्यू मिलती है 20। तो आपको लिस्ट में अगर आप एम्प्लॉय की लिस्ट दिखा रहे हो तो वहाँ पे दिखना चाहिए कि उसने 20% इंफॉर्मेशन फिल की है। तो तब जाके ये काम में आता है। समझे? सर सपोज मी 5 टू डूज बनवलेत, मग 100/5 करायला लागेल ना? डायरेक्टली आपको एपीआई से वो वैल्यू मिलती है, कितना % W। ये आप यूआई पे क्यों कैलकुलेट करोगे ना, फिर से क्यों यूआई पे कोड लिखोगे, चेक करोगे? वो एपीआई से ही वैल्यू मिलती है, कितना %। क्योंकि तुमको कैसे पता है कितना इंफॉर्मेशन उसने स्टोर किया है? यूआई पे पता चलेगा क्या कि उसने बेसिक इंफॉर्मेशन भरा है क्या, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन भरा है क्या, फैमिली के डिटेल दिए क्या? सिर्फ यूआई पे पता चलेगा क्या? उसके लिए कोड लिखना पड़ेगा, राइट? तो वो एपीआई से ही आता है कि कितना % इसने फिल किया है। तो वो वेरिएबल यूज करोगे और डायनामिक फॉर लूप के अंदर ये प्रोग्रेस बार डाल दोगे। समझे? तो नॉर्मली एनजी स्टाइल इसलिए मैं नॉर्मली बताता नहीं हूँ, बहुत कम जगह यूज होता है, बट पता रहना चाहिए। जैसे अपन डायनामिक क्लास लगाते हैं वैसे डायनामिक सीएसएस भी लगा सकते हैं।
प्रोग्रेस बार उसका वेल नोन एग्जांपल है। टास्क दिखाता हूँ मैं। एनजी क्लास, ठीक है। पहला क्या बोल रहा है, क्रिएटिव पेज लोड एडिट टू द, ये नॉर्मल वाला हो गया। वेरिएबल बना और वेरिएबल के अंदर क्लास लगा और पेज लोड पे उस डिव को क्लास लगना चाहिए। ये दूसरा टॉगल, एक ही बटन पे अपन देखो क्लास लगा रहे हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी अपना हुआ है। अब यहाँ पे क्या करना है, अपने पास कुछ लैंग्वेजेस का अरे क्रिएट करना है और वो लैंग्वेजेस का अरे अपने को यहाँ पे दिखाना है। बटन डायनामिक क्रिएट करना है। जिस बटन पे क्लिक करूंगा उसको देखो एक्टिवेट होगी बटन, दिख रहा है। तो ये करना है, इसमें लॉजिक है, ओके। और ये एक है, ये तो ऑलरेडी अपन ने किया है। ये एक और सिनेरियो है। अब ये यूआई इंद्रजीत है क्या कॉल पे, ऐसा यूआई बनाया है। ये सिनेरियो एक्चुअली कैसा है, अपना नहीं क्या साइड पैनल वाला, तो इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, रुक जाओ। ये एक्चुअली स्ट्रक्चर है इसका। अगर मैंने, ऐसा नहीं कि मैं जो नॉर्मली प्रोजेक्ट करता तो एक ही कंपोनेंट में कलर करना है तो अपन ऐसा ये यहाँ पे लिस्ट दिखाते हैं और यहाँ पे फॉर्म रहता है अपना। तो अगर यहाँ पे क्लोज पे क्लिक किया तो ये फुल विड्थ लेगा, ऐड पे क्लिक किया तो ये क्लास कम हो जाएगा उसका और ये डायनामिक दिख जाएगा। तो ये डायनामिक क्लास और हाइड एंड शो, इसका दोनों का कॉम्बिनेशन है। बाय डिफॉल्ट इतना दिखेगा। अगर मैंने ऐड पे क्लिक किया तो इसकी विड्थ कम हो जाएगी और इसको बाजू वाला साइड पैनल दिखना चालू हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या करना है, डायनामिक क्लास लगाना है। बाय डिफॉल्ट इसका क्लास क्या रहेगा, कॉल 12। अगर मैंने ऐड पे क्लिक किया तो कॉल 8 आ जाएगा और कॉल 4 में अपना दूसरा डिव दिखेगा, समझे। तो यहाँ पे एनजी क्लास भी लगेगा और एनजी भी लगेगा, मतलब एट द रेट। यहाँ पे क्या है जो अपन ने किया है, नाम दिखाओ, जेंडर है तो ये करो वो करो वैसा वाला। पहले इसको, पहले क्लास, पहले टीआर को अलग क्लास लगाओ और ये सिलेक्टेड भी देखो, जिस पे क्लिक कर रहा हूँ वो सिलेक्टेड हो रहा है। तो ये अगर आपको बन गया, सेम ये भी बन जाएगा फिर, ओके। यहाँ पे और एक भी सिनेरियो हो सकता है कि मल्टीपल भी सिलेक्टेड हो सकते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, एट अ टाइम एक ही सिलेक्ट हो रहा है। मल्टीपल सिलेक्शन भी हो सकता है, उसका भी लॉजिक ट्राई करके देखो। इस पे भी क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, वो भी सिलेक्टेड रहेगा। जितने रिकॉर्ड को क्लिक करोगे वो सिलेक्टेड रहेगा, ओके। ये नॉर्मली अपन प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तब ये सारे सिनेरियो लगते हैं। कहीं कहीं भी अपन सिंगल सिलेक्ट देते हैं, कहीं कहीं पे अपन मल्टीपल सिलेक्ट देते हैं। फिर ये सिलेक्टेड वैल्यू अपन किसी एपीआई को भेजते हैं। बहुत सारी जगह ये यूज होता है प्रोजेक्ट करते वक्त। ये क्या हुआ अपना एनजी क्लास, एनजी स्टाइल देख लो, ये हो गया। डायनामिक सीएसएस लगाया। अब यहाँ पे देखो ये डिव है। यहाँ पे मेरे पास 4 टेक्स्ट बॉक्स है। विड्थ 100 px लिखा, हाइट 200 px लिखा, कलर चेंज करता हूँ मैं, रेड लिया। अब अगर मैंने क्रिएट सर्कल पे क्लिक किया, देखो 100 px लगा इसको, विड्थ ये लगा। अब दोनों की विड्थ सेम करता हूँ, मुझे सर्कल चाहिए। सर्कल के लिए मुझे 50% करना पड़ेगा। आया सर्कल, ये हटा देता हूँ, मुझे स्क्वायर मिलेगा। डायनामिक सीएसएस, ये बूटस्ट्रैप, ओके। ये ऑलरेडी मैंने बताया, ये करके देखो, ठीक है। ऐसा मत करो, 2 बटन लो, क्रिएट सर्कल लो, क्रिएट क्या है, रेक्टेंगल लो, बटन के क्लिक पे दोनों करो या फिर टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू डायरेक्टली असाइन करो। अलग अलग करके देखो, ठीक है। सो एनजी क्लास और एनजी स्टाइल। अब ये एनजी, एनजी फॉर एनजी क्लास, एनजी स्टाइल, ये चारों इसमें से एक भी टास्क बचना नहीं चाहिए आपका। हर एक टास्क करके देखो, तब जाके लॉजिक डेवलपमेंट होगा और आपको टॉपिक भी अच्छे से समझेंगे, ओके। यस सर। ठीक है, चलो, हम्म। किसी को डाउट है? नहीं सर।